गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाइनस कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने पाइनस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, मेल कोन, फीमेल कोन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था और इनका डेवलपमेंट वो भी पढ़ लिया था। मेल कोन से मेल गैमीट्स बनते हैं और फीमेल कोन से फीमेल गैमीट बनते हैं। अब मेल और फीमेल गैमीट्स बनने के बाद जो स्टेप्स होते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेल और फीमेल गैमीट्स बनने के बाद प्लांट्स में निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। पहला है फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी पढ़ेंगे, और तीसरा है जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर उससे पोलन ट्यूब निकलती है और ये पोलन ट्यूब बिफोर फर्टिलाइजेशन ही आर्किगोनिया के नेक तक पहुंच जाती है। जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस पोलन ट्यूब में कई स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इसके अलावा ट्यूब न्यूक्लियस, एपिकल न्यूक्लियस और दो नॉन मोटाइल मेल न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोलन ट्यूब जो होती है ये आर्किगोनिया के नेक तक पहुंच जाती है और यहाँ पर ये पोलन ट्यूब फट जाती है जिससे ये सभी न्यूक्लियाई जो होते हैं आर्किगोनिया में बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर एक मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो तो एग से फ्यूज होकर ऊस्पोर बना लेता है और जो दूसरा न्यूक्लियाई होता है मैंने आपको बताया था कि वो दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। लेकिन ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर केवल आवृतबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म में बनते हैं। क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक न्यूक्लियाई जो है एग से फ्यूज होकर ऊस्पोर बनाता है। तो ऊस्पोर जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जो मेल न्यूक्लियाई ये जो ऊस्पोर न्यूक्लियाई होता है ये दो बार डिवाइड होता है और दो बार डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियस बनाता है। इनमें फिर से डिवीजन होने से 4 न्यूक्लियाई के 2 टायर्स बन जाते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसके बाद इनमें फिर से डिवीजन होते हैं जिससे 4 टायर्स बन जाते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाला जो है उसे अपर टायर या ओपन टायर कहते हैं जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद रोसेट टायर, देन सस्पेंसर टायर और जो सबसे नीचे वाला है वो है एम्ब्रियोनल टायर। तो जो ओपन टायर और रोसेट टायर है इसकी सेल्स जो होती हैं ये अल्पजीवी होती हैं और ये कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाती हैं। सस्पेंसर टायर जो होता है इसकी सेल्स एलोंगेट होकर सस्पेंसर बनाती है और ये एम्ब्रियो को अंदर तक धकेल देती है
ताकि उसे न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब जो एम्ब्रियोनल टायर है, इसकी जो चारों सेल्स होती है ये फिलामेंटस एम्ब्रियो बनाती हैं, और एक से अधिक जो है आर्किगोनिया जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं और इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सस्पेंसर टायर की सेल्स जो होती है वो फिर से डिवाइड होकर सेकेंडरी सस्पेंसर बनाती है, जो कि कॉइल्ड अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और एम्ब्रियोनल टायर से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, लेकिन 4 एम्ब्रियो में से 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक जो होता है उसमें तेजी से डेवलपमेंट होता है और ये मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। अब इसी में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये एम्ब्रियो डेवलप होकर सीड बनाता है। ये एम्ब्रियो स्ट्रेट होता है और ये नई स्पोरोफिटिक जनरेशन का निर्माण करता है। इसमें प्लूम्यूल, रेडिकल, एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा आप सीड का स्ट्रक्चर डायग्राम में देख रहे हैं, जो सस्पेंसर है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये अल्प विकसित नष्ट हुई सेल्स का बचा हुआ भाग होता है। एंडोस्पर्म जो है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रदान करता है। हाइपोकोटाइल ये रेडिकल और कॉटिलिडन्स में डिवाइडेड होता है। इसके बढ़ने से कॉटिलिडन्स बाहर आ जाते हैं और स्टेम ऊपर की तरफ वृद्धि करने लगता है। पेरिस्पर्म जो कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये पतली झिल्ली नुमा डिप्लॉइड ओव्यूल का बचा हुआ भाग है, जो कि एम्ब्रियो को घेरे रखता है और इसे न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इनके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत हार्ड और वुडी होती है। तो ये जो मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर बताया अभी, ये इसका डायग्राम अब मैंने लगाया है। इस डायग्राम में आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस सीड के स्ट्रक्चर में तो इस सीड के हम निम्नलिखित पार्ट्स तो सीड के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं: प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलिडन और हाइपोकोटाइल। जब सीड्स पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो एक्सिस जो होता है वो लंबाई में वृद्धि कर लेता है, जिससे विस्फोट के साथ ये सीड्स जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद एयर द्वारा ये काफी दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये सीड्स जो होते हैं कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। अगर इनको सूटेबल कंडीशन मिल जाती है तो इनमें रेस्टिंग स्टेज नहीं होती और ये तुरंत भी जर्मिनेट हो जाते हैं। सबसे पहले सीड कोट जो होता है वो नमी पाकर फट जाता है, जिससे रेडिकल जो होता है वो भूमि के अंदर और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ वृद्धि करने लगता है। रेडिकल आगे जाकर प्राइमरी टैपरूट बनाता है और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ वृद्धि कर कर स्टेम बनाता है, और इस पर कॉटिलिडन्स जो होती है वो बाहर आ जाती है और वो आगे जाकर निडल शेप्ड
लीव्स बनाती हैं। तो इस तरह नया प्लांट सीड से जर्मिनेट हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें पाइनस की, तो इसमें स्पष्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी एक स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी जो होती है उस पर मेल और फीमेल कोन्स लगते हैं। मेल कोन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल पर लगते हैं। मेल कोन से मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसी तरह फीमेल कोन से मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फिर मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट और फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमीट बनता है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी फिर से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है और गैमेटोफिटिक जनरेशन खत्म हो जाती है। ये ऊस्पोर या जाइगोट जो है उसमें केवल माइटोसिस होता है और ये एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो फिर सीड बनाता है और सीड जर्मिनेट होकर फिर से डिप्लॉइड प्लांट बना लेता है। थैंक यू।